अमन कुमार। जनता का क्या आदेश है, जनादेश 2024 में आपको हम बता रहे हैं। इस घंटे में हम नए पैनल के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ अभी मौजूद है अवनेश कुमार सिंह, भाजपा नेता हैं, प्रदीप कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, तनुज खत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं और मनोज कुमार आरजेडी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं और विभिन्न फोरम पे बात रखते हैं। हम चारों अतिथियों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम पहले प्रदीप सिंह से करेंगे क्योंकि उनकी एक निष्पक्ष जो है वो टेक आएगी, ऐसा उम्मीद है। प्रदीप जी, जो अभी तक की जो रुझान है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखो जी, एक तो ये जो रुझान आया, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जो एग्जिट पोल आए थे उससे इतर जो है ये परिणाम आए हैं और कहीं ना कहीं से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। और जैसा हम लोग भी फील कर रहे थे, खास करके झारखंड के जिन इलाकों में, लगभग अधिकांश इलाकों में मैं गया और वहाँ फील किया कि आमने सामने की लड़ाई एनडीए और जो INDIA का जो ब्लॉक है, जो इंडिया का ब्लॉक है, उसके बीच में है। और एक जो अनुमान था कि खास करके जो जनजातीय सुरक्षित सीट हैं तो परिणाम उसी तरीके के आ रहे हैं। और जो स्टेट के इशूज जो थे उनके बीच में जो है वो झारखंड में इलेक्शन हुआ, तो ये परिणाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे आश्चर्य नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो प्रिडिक्शन था वो उसके आसपास ही था। हाँ, ये जरूर लग रहा था कि भाजपा का थोड़ा एज होगा झारखंड के भीतर में, तो कहीं ना कहीं से जो इंडिया का जो ब्लॉक है वो उसको रोकता हुआ अभी तक के जो रुझानों के अनुसार जो है वो दिख रहा है। और 1 बजे के ये रुझान है तो आप इसको एक हद तक, अब इसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर एक आध सीटों के अलावा जो है वो मुझे नहीं लगता कि उलटफेर हो रहा है। और एक देखें कि आप केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, काफ़ी बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में 2 बड़े मंत्रालयों के मंत्री थे, झारखंड में भी 3 टर्म में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक उनका हारना जो है वो बीजेपी के लिए सेटबैक जो है वो कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से जो नए इलाके हैं, जो बीजेपी के जो सीट्स थे, जो सीटिंग MPs थे, उनके इलाकों में भी अगर भाजपा पिछड़ रही है। और आप देखेंगे कि जब ये कांटे का संघर्ष हुआ है तो जो मार्जिन है वो कम होता दिख रहा है, चाहे आप रांची का देखें, चतरा का देखें, कोडरमा का देखें, कहीं मार्जिन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जो आज से 5 साल पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें हुए हैं। तो बहुत कांटे का संघर्ष है, अंतिम समय तक जो है ये मुकाबला जो है वो चलेगा। कंफर्टेबल जो मार्जिन है वो 2-3 सीट्स पे अभी दिख रही है। सही कहा अनुज जी। प्रदीप जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, जो रुझान है वो इन तमाम अगर पॉइंट्स को देखें और उसको एनालाइज करें तो अब तक के जो रुझान है वो आप लोग के लिए कितना उत्साहवर्धक है? क्योंकि दुमका का जो है, जो आपका जो मुख्य कहा जाता है कि जहां से खेती JMM ने शुरू की थी, वहीं पे लग रहा है कि फसल खराब हो गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं ये इंडिया गठबंधन के लिए, और जो जनता ने मत दिया, हम समझते हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें देश की जनता ने इस चिलचिलाती धूप में, झारखंड की हम बात करें तो 48 डिग्री तक पारा गया, उसमें भी लोग कतारबद्ध होकर के मतदान देने का काम किया। और उनका एक ही मुद्दा था और उस एक मुद्दे के अंदर सभी मुद्दे समावेशी थे: महंगाई, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने फंसाने का काम किया, हम समझते हैं कि झारखंड की जनता उसका जवाब दे चुकी है। और जैसे जैसे परिणाम, ये तो एग्जिट पोल की बात भी हो रही थी पिछले दिनों, लेकिन आज चूंकि एग्जैक्ट पोल होना है और जनता ने जो अपना मत दिया है वो निकल करके सामने आ रहा है, EVM से हो चाहे पोस्टल बैलेट से हो, तो हम समझते हैं कि हम एक बहुत बढ़त की ओर जाएंगे। और झारखंड जो है वो केंद्र में जो इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, उसमें एक अहम भूमिका में होगा। चलिए, ये राजनीतिक दलों का आशावाद कहिए कि अगर वो
पीछे हो रहते हैं, वो अगर हारने की स्थिति में होते हैं तो कहते हैं कि ये तो रुझान है अभी, और अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं तो वो उसको परिणाम बताने लगते हैं। मनोज जी, क्योंकि हमारे बीच है, आरजेडी के प्रवक्ता है, महासचिव है। मनोज जी, एक जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि लगभग तमाम जो लोग हैं, एनडीए का जो ब्लॉक है वो, या फिर जेएमएम कांग्रेस, वो अपने सीटों पे उपस्थिति मोटा मोटी वो दर्ज करा रही, मजबूत उपस्थिति जो उनका क्षेत्र था, जो कहा जाता है कि जो उनकी भूमि थी। लेकिन आरजेडी इस चुनाव में, जो मुझे लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपकी स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। मुझे लग रहा है कि शायद खाता नहीं खुले, क्योंकि पहले आप चतरा का दावा करते थे, तो इस बार अचानक अप्रत्याशित रूप से चतरा छोड़ के आप पलामू में आए, जबकि कहा गया कि चतरा में ज्यादा मजबूत स्थिति है। तो चतरा में भी भाजपा अच्छी स्थिति में है, वो लगातार जो 6-7 राउंड हुए हैं वो वहां से आगे ही चल रहे हैं। तो आपका जो वोट बैंक है वहां भी असरदार नहीं दिख रहा है, और बीडी राम की जो बढ़त दिख रही है पलामू में, उसको देख के भी लग रहा है कि आरजेडी को झारखंड की जनता जो है वो एक तरह से नकारते हुए नजर आ रही है। ना, निश्चित रूप से ये तो जनता का अदालत है जी, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। लेकिन इन द हॉल देखे पूरा झारखंड का जो समीकरण जो दिख रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन आगे है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक हवा उड़ाया 400 पार 400 पार, पिछले चुनाव में रघुवर जी के सरकार में इन्होंने किया 65 पार, वही स्थिति पुनः आने वाली है। ठीक है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है जो देख रहे हैं, लेकिन अभी अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है। अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बीजेपी डोमिनेंट एरिया होता है, आरजेडी का वहाँ फैक्टर है, आरजेडी का वहाँ जनाधार है, पलामू में, चतरा में। अब सीट मिलने में इधर उधर तेजस्वी यादव भी आके बैठे थे। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता, उनमें बहुत उम्मीद देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का भी असर जो पलामू में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिख रहा है ना। असर दिखेगा, आप वोट प्रतिशत आप देखेंगे। जब पिछले चुनाव में आप देखें कि हम कितना मार्जिन में थे, अभी आप देखेंगे, अब तो चुनाव का नतीजा जब आएगा तब पता चलेगा कि हम कितनों वोटों से पीछे हैं या आगे हैं। तो उस पर अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। चलिए, ये बहुत बीच का जवाब है कि कहना मुनासिब नहीं, लेकिन अवनीश जी तो बहुत गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनके मन के अंदर लड्डू फूट रहा होगा जो रुझान जो देख के। नहीं, देखिए, जनतंत्र में जनता सर्वश्रेष्ठ है। जनता का मत जनतंत्र को मजबूत भी करता है, यही भारतीय परंपरा है, भारतीय राजनीति का ये एक तरीके से खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लक्ष्य तय किया था, ठीक है, हम उससे कुछ पीछे नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस देश की जनता ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जो विश्वास किया, नरेंद्र मोदी जी के काम पर जो मुहर लगाई है, वह भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। वोट का परसेंटेज भी आप देखेंगे, 2014 में इसी देश की जनता ने हमें 31% मत देके हमको सम्मान दिया था। फिर हम लोगों ने काम करते करते 2019 में फिर हमें 37% का मत इसी देश की जनता ने दिया। कुछ 1-8% का मुझे लगता है कुछ डिफरेंस आ रहा है, और कॉम्बिनेशन जो बना, उस कॉम्बिनेशन का भी प्रभाव दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, सरकार तो हम बना ही रहे हैं, इसमें कोई दो, चूंकि सरकार चलाना है, देश की जनता का कल्याण करना है, देश को और मजबूत करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम, तो ये राष्ट्र प्रथम का जो उद्घोष है, इसको और मजबूती से आगे बढ़ाना है, और मोदी जी के कामों को जहां जहां अभी कुछ लोग उससे वंचित है वहां तक पहुंचाना भी है। लक्ष्य भी बड़ा है, क्योंकि 10 वर्ष का जो कालखंड इनका रहा, लगभग मैं एक दिन सूची देख रहा था, 75 ऐसी कार्य योजनाओं को धरातल पर उन्होंने उतार दिया है। 75 ऐसे योजनाओं को मैंने देखा, और कुछ योजनाएं हैं जो ड्यूज हैं, वो भी धरातल पर उतरेंगी। अब धीरे धीरे देश की जनता मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जो सम्मान, जो आशीर्वाद दे रही है, और आगे भी मिलेगा। जी, चलिए, ये बहुत आशावान है। इनको लग रहा है कि जो रुझान है उससे और बेहतर जो है परिणाम आएंगे। प्रदीप जी, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करना चाहते, हम केवल स्टेट, मतलब कि 14 सीटों पे आपने घूमा, आप गए थे, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में आप गए, जो मुद्दे थे वहां क्या नजर आया? आपको नहीं लगता है कि विपक्ष ने भाजपा की जो खिंची हुई जो पंक्ति थी
लकीर। मतलब जो लकीर है उसी पे लगभग उसी के इर्द गिर्द रही। बल इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच ना प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं चतरा से। प्रशांत, आप हमारी बात, प्रशांत मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज आ रही है। प्रशांत, चतरा में अभी क्या स्थिति है? कितने चरण का जो है वो, कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है और अभी क्या ताजा स्थिति है? 7वें राउंड की गिनती शुरू हो गई है। अब लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं और घोषणा होनी बस बाकी ही है। और लगभग 60,000 मतों का लीड ले चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं वो भी उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है और अभी भी सबकी निगाहें लातेहार, मनिका और पांकी के जो वोटों की गिनती हो रही है उस पर टिकी हुई है। चलिए, प्रशांत से हमारा संपर्क जो है टूट गया कुछ तकनीकी वजह से। प्रदीप जी, मैं बात कर रहा था इससे पहले कि यहाँ झारखंड में क्या मुद्दे नजर आ रहे, या जमीन पे कोई और मुद्दा था, या प्रधानमंत्री का जो विरोध था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के इर्द गिर्द ही पूरे चुनाव प्रचार का क्राफ्ट बुना गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां से स्टार्ट किया था इलेक्शन को, स्टेट की मैं बात करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी का 14 सीट जीतने का लक्ष्य था और अंत तक इनके पास 12 सीटें थी और एक सिंहभूम की जो सांसद थी कांग्रेस की गीता कोरा, उनको साथ में ला करके इन्होंने एक तरीके से कहिए तो इनका अपर हैंड था। 13 सीटें एक तरीके से इनके पास मानी जाएंगी, एक सीट जो है वो जेएमएम के पास मानी जाएंगी। लेकिन जो अब तक के रुझान आ रहे हैं और अब जो रुझान आ रहे हैं ये जो है वो ये आंकड़े में तब्दील हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, सामान्य सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। तो ये देखना होगा कि जो यहाँ के जो लोकल मुद्दे थे। दुमका में तो भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए, आप नहीं, नहीं मैं कर सकते। अधिकांश जनजातीय सुरक्षित सीटों की बात कर रहा हूँ। राज्य में 5 जनजातीय सुरक्षित सीटें हैं, बाकी सभी स्थानों पर। आप पलामू में देखिए जो एससी सीट है वहां पे भाजपा आ गई। नहीं, वो शेड्यूल कास्ट की सीट है, मैं शेड्यूल ट्राइब सीट की बात कर रहा हूँ। जो 5 शेड्यूल ट्राइब्स की सीट हैं उसमें से एक को छोड़ करके अभी जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये आगे चल रहा है। तो जो इनके इशूज थे ये आपको देखना होगा कि पिछले अगर 2019 का इलेक्शन हम देखें तो ये जो इलाके हैं जनजातीय सुरक्षित सीट्स जो हैं, इसका इम्पैक्ट फिर आप विधानसभा चुनाव, झारखंड में अभी 4 महीने के बाद विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, तो ये लोकसभा चुनाव का जो प्रभाव है ये विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। और एक तरीके से ये इंडिया गठबंधन जो है उनका मनोबल जो है वो अभी तक के रुझानों से लग रहा है कि उनका मनोबल जो है वो इससे बढ़ेगा। और जो इशूज यहाँ क्रिएट हुए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दे झारखंड के भीतर नहीं उठाए, उनका फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा वो भ्रष्टाचार के इशूज को लेकर के था। तमाम अधिकांश जगहों पे जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह, राजनाथ सिंह लेकिन मैं यहाँ पे असहमति रखता हूँ आपसे कि ये जो चुनाव, लोकसभा चुनाव से जो रिजल्ट है वो अगले 4 महीने के बाद आपको रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मेरी मुलाकात जब हेमंत सोरेन से हुई तो बहुत निराश थे, लेकिन वही हेमंत सोरेन 4 महीने के बाद जो है एक बहुत मतलब कंफर्टेबल, जो आप बोलिएगा कि मेजोरिटी के साथ आए, मतलब आप उनका जो सबसे हाईएस्ट सीट था वो 2019 में था विधानसभा में। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है झारखंड में खासतौर पे। नहीं, अमन जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप झारखंड देखो और बगल में छत्तीसगढ़ देखिए, आप वो भी जनजातीय बहुल इलाका है। दोनों के परिणामों में, दोनों राज्यों के परिणामों में आप बहुत अंतर आप देखेंगे। यहाँ एक केंद्रीय मंत्री पिछड़ रहे हैं जिनके पास ट्राइबल मिनिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं से एक सेटबैक, रुझानों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी के लिए सेटबैक है। और ये जब समीक्षा होगी संगठनात्मक स्तर पे तब ये करेंगे। वो तो निश्चित ही वो चिंता का विषय है। लेकिन पिछली बार आप याद कीजिए कि शिबू सोरेन दुमका से खुद चुनाव हार गए थे, ठीक है,
और शिबू सोरेन के चुनाव हारने के बाद मात्र एक सीट पे सिमटने के बाद भी जेएमएम फिर वापस लौट के आई, क्या तनुज जी? नहीं, निश्चित रूप से 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को एक बड़ा जनादेश मिला था जी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोगों में आम धारणा थी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह फैलाया जाता था कि 18-17 सीट से ज्यादा नहीं आ सकती हैं, लेकिन 30 सीटें अभी तक का सबसे बड़ा जनादेश जो है जेएमएम को लोगों ने दिया। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए जिस प्रकार से कार्य योजना को तैयार करने का काम किया, और सिर्फ तैयार ही नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो। आज जो पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लागू करने का काम किया। किसने किया? हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने किया। यहाँ के स्थानीय नीति का विधेयक को 1932 का जो विधेयक था उसको पारित करने का काम विधानसभा से किया, ऐतिहासिक निर्णय। और आदिवासी सरना धर्म कोड की लंबी मांग थी आदिवासियों की, उसको पारित करने का काम किया। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कम करने का काम किया था, ओबीसी आरक्षण को, उसको पास करने का काम किया। तमाम काम को देखते हुए झारखंड के लोगों ने मतदान करने का काम किया है। एक तरफ आक्रोश है, आक्रोश ये है कि एक नेता जो काम कर रहे थे उसको आपने फंसा करके झूठे आरोपों ये में। जनरल सीट पे, ये दूसरी सीटों पे क्यों नहीं दिख रही? अमरीश जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आप एक चीज बताइए, प्रदीप जी ने जो सवाल उठाया वो क्योंकि मैं चाहता था कि वो जवाब तनुज जी से भी मिले थोड़ा, लेकिन वो पूरी तरह वो पार्टी लाइन से मतलब जो है अलग नहीं हुए, उसी लाइन पे बोलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री है, कल्याण मंत्री हैं, और एक बड़ा प्रोफाइल है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हैं इतनी बार, लेकिन उनकी स्थिति जो है खराब क्यों हो गई? आखिर कहाँ मिसिंग हुआ? आप लोग कार्यकर्ता लोगों को तो फीडबैक होगा। देखिए, अर्जुन मुंडा जी नो डाउट एक अच्छे लीडर हैं जी, और 8 वर्षों तक सीएम रहे इसी झारखंड में, 3 टर्म मिलाकर जी। और उनके पूरे कार्यकाल में देखेंगे झारखंड प्रदेश बड़े ही शांतिमय तरीके से राज्य चला भी है, सबको लेकर चलने के हुनर है उस व्यक्ति में। और अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हो गए, ट्राइबल मिनिस्ट्री में, मैं देख रहा था एक दिन, स्वयं सभी कैबिनेट मिनिस्ट्रियों की जब कार्यशैली, उनके कार्य क्षमता, उन्होंने कैसा वर्क किया है 5 वर्षों तक, उसके आधार पर उनको अवार्ड भी प्रधानमंत्री ने दिया, बुलाकर पुरस्कृत भी किया है। तो अब क्या कमी रह गई रणनीति में, कहाँ चूक रह गई, पार्टी से हो या अर्जुन मुंडा जी से हो उस लोकसभा में, ये तो शोध का विषय है। पार्टी उस पर गंभीरता से चिंतन मंथन करेगी ही, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अर्जुन मुंडा जी एक काबिल नेता है और उन्होंने काम किया है, और कई योजनाओं को खूंटी में आप जाकर देख सकते हैं, धरातल पर उतार दिया उन्होंने। लगभग खूंटी का हर ब्लॉक में उन्होंने काम किया है। अभी मैं एक दिन देख रहा था, उनका केवल एक मेडिकल कैंप, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में उतना बड़ा मेडिकल कैंप नहीं लगा था जितना खूंटी के जनजातीय, सुदूर जनजातीय क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए उन्होंने लगवाया था। बड़ा परिश्रम किया था उन्होंने, एक दिन बैठकर बताया भी उन्होंने क्या क्या इसके लिए उन्होंने तैयारी किया, कैसे धरातल पर उतारा। लगभग पूरे देश से उसमें जाने माने चिकित्सक आए। तो कुछ तो है, रणनीति कुछ कमी रह गई होगी मुंडा जी की, आगे इस पर विचार करेगी पार्टी। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हुई है? मतलब आपको क्या समझते हैं कि शायद ये इतना काम के बाद भी, खुद प्रधानमंत्री जी वहाँ आए, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ, अर्जुन मुंडा जो है वो खुद जनजातीय कल्याण मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एक हाई प्रोफाइल सीट था खूंटी, ठीक है, इसके अलावा परंपरागत रूप से भी भाजपा की सीट रही है, फिर भी ये मिसिंग कहाँ पे वो तार जो है वो ढीला पड़ गया? देखिए, जो लड़ाई हुई है ना झारखंड के सभी सीटों पे, जैसा कि मैंने कहा कि ये आमने सामने की लड़ाई थी, तो इस आमने सामने की लड़ाई में और मार्जिन आप देखेंगे बहुत काफी जो है वो कम रहा है। तो काम तो जो है वो अर्जुन मुंडा का जो अनुभव रहा है राज्य में, और लगभग 22-24 सालों से मैं भी उनको देख रहा हूँ, बहुत सीरियसली वो काम करते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनजातीय इलाकों में अपने संदेश को पहुंचाने में सफल रहती है, वहां के आप रिजल्ट को देखें। और आप झारखंड में आए तो जो चीजें जिसकी बात तनुज कह रहे थे कि
हमारे सेंटिमेंट को जो है वो चोट पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें जो हैं वो आदिवासी समुदाय में जो है वो गई हैं। हो सकता है कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी रही हो कि इन्होंने उन चीजों को अपने मतदाताओं में, अपने समर्थक वर्ग में अच्छे तरीके से पहुंचाने का काम किया। हालांकि आपने जैसा कहा कि दुमका में पिछड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है वो हो सकता है। पिछली बार तो चुनाव में दुमका से शिबू सोरेन हार गए थे, सबसे कद्दावर नेता हैं जेएमएम के। तो किस प्रकार से आप अपने मुद्दे को लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं, किस प्रकार से आप जो है वो वहां रणनीतिक तैयारी करते हैं, इस पे भी बहुत कुछ परिणाम निर्भर करता है। जी जी, नहीं ये पिछली बार जब समीक्षकों ने इस पे चर्चा की कि आखिर शिबू सोरेन जो जैसा कद्दावर नेता वो दुमका में क्यों हार गए, और तो शायद मुझे लगता है इसी से एक बड़ा जुड़ा हुआ सवाल है कि आरजेडी, क्योंकि क्या होता है कि एक नए वोटर जुड़ते हैं, नए वोटर को जो है वो आपके पुराने जो इश्यूज हैं उसकी बहुत जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, तो वो नए चीजों को लेके आते। इसके अलावा सबके हाथ में मोबाइल है, अब इतना यूट्यूब में है, सब वीडियो आ रहे हैं, तो लोग अब अपना मैंडेट खुद बनाते हैं। आपके कहने पे शायद आपका बेटा वोट नहीं करे। ठीक है, तो आरजेडी भी मुझे लगता है कि झारखंड में उसी संकट से गुजर रही है, क्योंकि राज्य गठन के बाद जो है जो बिहार से सटा हुआ इलाका था वहां थोड़ा सेंटिमेंट्स था लालू प्रसाद को लेके कि भाई, लेकिन अब जो नया ये है जनरेशन है वो उतना कनेक्ट नहीं है अब आरजेडी से, जो मुझे लग रहा है ना। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, और जिसका नतीजा सामने दिख रहा है। लेकिन अभी भी आरजेडी का जो जनाधार है कहीं कमी नहीं हुआ। ठीक है, वो वोटर्स में तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि ट्राइबल जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इतना पिछड़ी हुई क्यों है जी, तो अगर आप देखें तो यहाँ के जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। सेंटिमेंटल कारण, बहुत सारे कारण थे, चाहे 1932 का खतियान था या सरना कोट धर्म था, बहुत सारे बातें थे। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते रहे ये काम किए, वो काम किए, अब क्या काम किए, 5 काम गिनाते झारखंड में जो महत्वपूर्ण काम थे। हमेशा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या मंत्री हैं वो करते रहे हैं। अर्जुन मुंडा बहुत काम किए, अगर जनता के लिए काम किए, वहां के लोगों के लिए काम किए, तो फिर उनको नकारा क्यों गया? उनको तो वोट मिलना चाहिए था। इसलिए केवल सगुफे छोड़े गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार केवल जनता को बेवकूफ बनाती गई। जितने वादे किए प्रधानमंत्री 14 से लेकर अभी तक, नोटों का पहाड़ इशू था, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। नहीं, ठीक है, तनुज जी, अमर जी, दोनों हाँ, मैं बताता हूँ। क्या नोटों की पहाड़ की बात आप करें, भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी नोटों का पहाड़ का जो मामला था, चाहे वो धीरज साहू का जो पैसा था या जो संजीव लाल आलमगीर आलम का जो पैसा पकड़ा गया, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बना, तो उससे उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव पे पड़ा। जो जागरूक वोटर था, जो इस राज्य में जिस भ्रष्टाचार की वजह से जो आदमी दुखी है, उस पे ये असर पड़ा कि भाई हेमंत सोरेन और उनके बाद की जो सरकार है वहां भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है, और शायद इसका खामियाजा जो है आपको वोटिंग के दौरान देखने को मिला। देखिए, आपने वो नोटों की बात कही, तो संभवतः जो धीरज साहू जी की भी बात आपने चर्चा की, उसमें तो लोगों ने, जो कि देखिए राष्ट्रीय जो निजी मीडिया है वो तो इसको इशू टैक्स डिडक्ट हो गया, मामला खत्म हो गया, लेकिन यही तो है झूठी चीजों को, आधी अधूरी बातों को ले जाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही थी, हम समझते हैं कि वो फेल होती नजर आ रही है। आप अगर ओवरऑल भी रिजल्ट को का आकलन करने की कोशिश कीजिएगा तो ये इनकी जो लगातार जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी रही थी, अच्छा, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते थे, वो कहीं ना कहीं फेल होती गई। जनता आज असल चीजों से रिलेट कर रही है, और असल चीजों में जनता ने हेमंत सोरेन जी के द्वारा और पिछले 4 साल में जो काम हुआ है उसको देखने का काम किया। जनता ने यह देखने का काम किया कि उनको 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। जनता ने यह देखने का काम किया कि यहां के आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े बच्चे सरकार की खर्च पर इंग्लैंड जा रहे हैं पढ़ने के लिए।
जनता ने ये देखने का काम किया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको बंद करने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन 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 प्रदीप जी, लेकिन तनुज जी की बातों को सुन के ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा चुनाव में। जबकि देखिए कांग्रेस के जो एक नेता आए थे इमरान प्रताप गरी जो सांसद है, वो कह के गए कि भाई आलमगीर से ज्यादा ईमानदार आदमी तो इस पूरे देश में नहीं है, और उनके जो है निजी सचिव के यहाँ 35 करोड़ रुपया नगद मिला। इसके अलावा ईडी उनको अरेस्ट किया और बहुत सारे सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या मतलब झारखंड में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं, गवर्नमेंट उस भ्रष्टाचार में कोई बात नहीं कर रही, केवल वो भाजपा और नरेंद्र मोदी की चीजों पे सवाल उठाती रहेगी, अपनी चीजों को ठीक नहीं करेगी क्या? ये चुनाव में भी ऐसा ही दिखा क्या? देखिए, राजनीतिक दल तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाते हैं, जैसा कि आपने भी कहा। तो अब जैसे कल तक जो है वो एग्जिट पोल का जो प्रिडिक्शन था, तो एक जो इंडिया का ब्लॉक था वो बहुत डिफेंसिव मोड में था, बीजेपी का जो ब्लॉक है एनडीए वो बहुत ऑफेंसिव था। लेकिन कल की बात और आज की बात में जब देखें, अंतर देखें, तो लोग अपने अपने तरीके से और अपने अपने सहूलियत के हिसाब से तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और जो जहां तक भ्रष्टाचार की बात रही, तो अब तो ये सारी चीजें जो हैं वो केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, और अदालत जो है वो इनके सारे मामले जो हैं वो अदालत पे हैं। तो ये छोड़ देना चाहिए कि अब इसमें जो है वो अंतिम परिणति जो है वो क्या होती है। जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, तो वो अपना अपना बचाव जो है वो अपने अपने तरीके से करते हैं। मेरा मतलब मानना है कि ये चीज़ें अगर हाई कोर्ट में, और सब लोग कहते हैं कि वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है इन चीज़ों का निपटारा होता है, होना भी चाहिए, और जो न्याय होगा अदालतों का उस न्याय को मानना चाहिए। अवनेश जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो अपनी चीजों को लेके उसको करेक्शन करने से ज्यादा उसका सारा फोकस यही हो गया कि नहीं ये भाजपा की साजिश है, भाजपा की गलती है, और आप लोग मतलब कोई मजबूत जवाब नहीं दे सके? क्योंकि आलमगीर आलम अरेस्टिंग के बाद भी मंत्री हैं, और ग्रामीण विकास जो महत्वपूर्ण विभाग होता है राज्य का, वो उसका सारा काम का ठप है। इस बात ये तो चुनाव में मुद्दा भी नहीं बन पाया। यही चिंता का विषय है। कोई भी देखिए, अब आज के युग में कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास ना विचार होगा ना सिद्धांत होगा, अब आने वाली पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं करने वाली है। घपले और घोटाले वाली सरकार को आने वाली पीढ़ी धूल चटा देगी, एकदम तय मानिए। ये अब धीरे धीरे हो रहा, देश में अवेयरनेस जग रहा, चेतना जग रही है। आप याद कीजिए, संयुक्त बिहार में जब इसी झारखंड प्रदेश का निर्माण होना था, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण बहरहाल झारखंड बन गया। क्या दबाव था उस महामानव पर? कड़िया मुंडा जी जिंदा है, बता सकते हो। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्पों को पूरा किया कि यहाँ के गरीब लोगों का, खासकर आदिवासी बंधुओं का कल्याण हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे, एक राज्य का निर्माण करे, एक भौगोलिक स्ट्रक्चर उनको दें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी ने किया। इसके पूर्व में भी नरसिंहा राव सरकार में क्या हुआ है, दिल्ली में होकर इसी झारखंड को लेकर इसकी अस्मिता के साथ खेला गया है, यह भी किसी छुपा हुआ नहीं है। अब आइए रही भ्रष्टाचार की बात, तो झारखंड प्रदेश में आज जो सत्ता में लोग हैं वो भ्रष्टाचार को कुछ मानते ही नहीं है, गौण मानते हैं। भ्रष्टाचार कोई चीज है ही नहीं। आज यहाँ के एक नंबर के नेता जेल के अंदर हैं, गंभीर आर्थिक आरोप हैं उन पर। भाई छोटे मोटे आरोप नहीं है, गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरे हुए हैं। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो लोग आमने सामने बैठकर। 2 नंबर के नेता भी जेल के अंदर चले गए। आलमगीर आलम साहब सेकेंड सबसे मजबूत नेता यहाँ के माने जाते हैं, और उस दिन ईडी ने जितना प्रश्न किया वो जवाब नहीं दे पा रहे थे किसी का। आखिर इतना अकूत संपत्ति कहां से आ रहा है, किसका है? ये सही है, आप ठीक है। ये तो ये चुनाव के दो आईएएस जेल के अंदर हैं, एक आईएएस और लाइन पर लग गया। तमाम चीजें जो है आम लोग भी के दिमाग में, जहन में आया होगा, लेकिन क्योंकि चुनाव में जो है मुद्दों का ऐसा बम्बार्डिंग होता है कि कई बार मुख्य मुद्दा भटक जाता है। अभी जो है हमारे पास कुछ अपडेट्स आ रहे हैं झारखंड के विभिन्न सीटों को लेके। हम बताएंगे कि आखिर कहां क्या स्थिति। धनबाद में ढुल्लू महतो 57,075 मतों से आगे चल रहे हैं। वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनुपमा सिंह से 57,075 वोट से एक बड़ा जो है वो अंतर देखने को मिल रहा है। विद्युत बरन महतो 1,43,433 मतों से आगे चल रहे हैं। झारखंड में सबसे अधिक वोटों से वही आगे चल रहे हैं। संजय सेठ रांची से 68,729 मतों से यशस्विनी सहाय से आगे चल रहे हैं।
तो आपने देखा कि ये 3 जो महत्वपूर्ण सीट है जिसपे बहुत चर्चा होती है, कहा जाता है कि ये झारखंड की जो नब्ज को जानने के लिए इन 3 सीटों का रिजल्ट जानना भी जरूरी है। अभी हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ मौजूद हैं। हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर राजेश ठाकुर इन रुझानों को लेके क्या कहते हैं। दिवाकर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दिवाकर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? राजेश ठाकुर जी से पूछिए कि रुझान जो आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो तो दावा कर रहे थे कि 12 सीट पे हम जीतेंगे, जयराम रमेश जी को बता रहे थे। कुछ तकनीकी वजह से जो हमारी आवाज जो है वो दिवाकर कुमार के पास नहीं जा रही है। हम फिर चलते हैं और जो कुछ सीट के जो अपडेट आपको दे रहे थे वो उनको आप बताते हैं कि कहां क्या रुझान अभी चल रहा है। गोड्डा से निशिकांत दुबे भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो 5404 मतों से आगे हो गए हैं। निशिकांत दुबे बहुत हेवीवेट नेता माने जाते हैं झारखंड के। पलामू से विष्णु दयाल राम 1,22,599 मतों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी के उम्मीदवार गिरिडीह से, वो 42,667 मतों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ा जो है वो अंतर है। वहीं सुखदेव भगत कांग्रेस उम्मीदवार हैं लोहरदगा से, वो 32,476 मतों से आगे चल रहे हैं समीर उरांव से। अन्नपूर्णा देवी भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, अभी वो 55,649 मतों से आगे चल रही हैं। वहीं चतरा से कालीचरण सिंह जो भाजपा उम्मीदवार हैं, वो 29,092 मतों से आगे चल रहे हैं। वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे अपने संवाददाता दिवाकर कुमार से जुड़ने का, जिनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो है वो जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजेश ठाकुर का इन रुझानों को लेकर क्या कहना है। दिवाकर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी देखिए, राजेश ठाकुर हमारे साथ बैठे हुए हैं और कांग्रेस का जो पूरा एक तरीके से वॉर रूम है वो भी आसपास में ही बैठा हुआ है। विकास, जरा एक बार तस्वीर अच्छे से दिखा दो कि किस तरीके से सुबह से जो आंकड़े और रुझान आ रहे हैं उससे कांग्रेस खेमा झारखंड में तो निश्चित तौर पर उत्साहित है, क्योंकि जो इन्होंने पिछले बार इन्हें 1 सीट मिली थी, लेकिन अभी तक को जो रुझान है उसमें वो 3 सीटों पर आगे भी चल रहे हैं। और क्या कुछ दावे राजेश ठाकुर की ओर से हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, तमाम बिंदुओं पर हम राजेश ठाकुर जी से जानेंगे भी और समझेंगे भी कि आखिर अभी तक का जो ट्रेंड आया है वो क्या आपके लिए संतोषजनक है। देखिए, अभी ट्रेंड बहुत सारे आने बाकी है। पूरे देश का ट्रेंड आ रहा है। जो एग्जिट पोल था वो पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है और जो परिणाम आ रहा है उससे हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो खुल रही है और अहंकारी लोगों का अहंकार टूट रहा है। वो चाहे प्रधानमंत्री जी हों या जो बिहार में गिरिराज सिंह बोलने वाले, स्मृति ईरानी, यहाँ निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा जी, सब लोग हार रहे हैं। जो लोग सोकल्ड बरबोले कहे जाते थे, तो देश अहंकार किसी का बर्दाश्त नहीं करता है। और जो आप झारखंड में ट्रेंड देख रहे होंगे उसमें आप ये देख रहे होंगे कि मतों का अंतर काफी कम है। पिछली बार 4,85,474, 284 इस तरह से डिफरेंसेज था। उस डिफरेंसेज को हमने कम करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कल रात कह रहे थे कि नहीं 14 की 14 सीट जीतेंगे। अब पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो सुनने में आया है अभी कि दावे कर रहे थे कि 12 सीट नहीं, हमने कहा था 8 + -1 + 1 ये मैं कह रहा था। मैं सत्य से करीब था, वो सत्य से बहुत दूर थे। तो हमको लगता है कि ठीक है, उनके पार्टी में इसी पर सारी कार्रवाई चलती है बरबोलेपन पे। और निश्चित रूप से अब उनको भी सोचना समझना पड़ेगा कि कम बोलो, काम ज्यादा करो, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा।
आपको लगता है कि आखिर जनता, झारखंड की जनता ने आपको कौन ऐसे 2 मुद्दे रहे जिसके आधार पे आपको प्रेफर किया? क्या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा, या जो नरेंद्र मोदी सरकार के विकास के मुद्दे थे वो सब इस चुनाव में गौण थे, या कोई और भी मुद्दा झारखंड में था? देखिए, भ्रष्टाचार तो मुद्दा था, मुद्दा है, कैसे नहीं रहेगा? आप अर्जुन मुंडा की हार को कैसे ले रहे हैं? जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जब पता चलेगा तब पता चलेगा। और जो ईडी को एक हथियार के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे थे और स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बनाने का काम कर रहे थे, उसका जवाब लोगों ने दिया है कि आप जमीनी हकीकत को समझिए। आदिवासी का बेटा आदिवासी के साथ आप गलत कीजिएगा तो उसे झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्पसंख्यक के साथ गलत कीजिएगा, बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो काम आप लोगों ने मिलजुल करके पूरे केंद्र सरकार में और जो डबल इंजन की सरकार के समय में भ्रष्टाचार किया है, उस पर उन्होंने कोई जांच नहीं कराई। उस बात का लोगों में आक्रोश है। मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, झारखंड में 5 दिनों तक उन्होंने अपना समय दिया और उस दौरान जो समस्या को समझने का काम किया और उस समस्या के समाधान के लिए 5 न्याय पत्र लिया, उसमें 5 न्याय की बात की। कौन सा गैप रह गया जो इतना अंतर जो अभी दिख रहा है, इसमें पीछे आप लोग का मेहनत क्या कम रह गया? नहीं, आपको तो भरी गिलास, जो गिलास होती है उसमें आधा पानी देखना चाहिए, आप खाली देखते हैं। नजरिया बदलने की जरूरत, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों का भी नजरिया बदलेगा, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम 0 पर थे, हम 3 पे आ रहे हैं, 1 पर थे 3 पे आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। जो लोग घट रहे हैं उनसे प्रधानमंत्री जी चूंकि माइक लेते नहीं, आज तक 10 वर्षों में सीधा संवाद उन्होंने किसी से नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आप उनसे सवाल ले नहीं सकते। लेकिन तो दिवाकर जी, बताएंगे राजेश जी जो सवाल की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? 400 पार वाले लोग कड़ी पार की स्थिति में आ गए। दिवाकर जी, आप सच्चाई देखिए तो वो सरकार से दूर जा रहे हैं। तो जो अब करना होगा वो तो दिवाकर जी राजेश जी से भी पूछिए कि वो जब सवाल की बात कर रहे हैं तो वो जो है आलमगीर आलम से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आलमगीर आलम का इस्तीफा उन्होंने नहीं लिया, उनके विधायक दल के नेता हैं, पर कितना गंभीर मसला है कि उनका विधायक दल का नेता जेल में है, उसके निजी सचिव के यहाँ से पैसा पकड़ा गया है, मंत्रिमंडल से उनको नहीं हटाया गया है। तो और उनके एक बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी आके बोल के जाते हैं कि आलमगीर आलम से ज्यादा ईमानदार आदमी इस पूरे देश में नहीं है। ये अपने आप नहीं झारखंड ईमानदार के लोग नहीं है। ठीक है, हम लेते हैं राजेश जी से, इस पर हम जवाब लेते हैं। राजेश जी, आपके विधायक दल के नेता वो भी जेल में है, क्या ये भी कॉन्स्पिरेसी है? उनके नौकर के यहाँ से इतना पैसा मिलता है 35 करोड़, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। नहीं, ये ईडी की भाषा मत बोलिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी भाषा मत बोलिए। उनके नौकर के यहाँ से नहीं मिला है, उनके पीएस के नौकर के यहाँ से मिला है, तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। जब आप सीधे बोलते हैं कि उनके नौकर के यहाँ से मिला है और उनके पीएस के नौकर के यहाँ, तो दोनों अंतर होता है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो होने दीजिए, अब कार्रवाई होगी ना। अभी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जेल जाएंगे, अभी केंद्रीय मंत्रियों को बहुत को आप जान रहे हैं सड़क पे आ गए, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, स्मृति ईरानी और बाकी लोग जो है सब देखिए सड़क पे आ रहे हैं। जनता ने उनको सजा सुनाया है कि ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, काम ज्यादा करो। तो मतलब क्या केंद्रीय एजेंसियां का इस्तेमाल सिर्फ अभी हो रहा है कि पहले भी होता था? आप भी सत्ता में रहे थे तब भी इस्तेमाल तो सीबीआई ईडी का होता ही था। आप बताइए कहाँ क्या हुआ है? इस्तेमाल होता था, सही तरीके से होता था। इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। चुनाव कोई सही तरीके से नहीं कर रहे। बिल्कुल, चुनाव के पहले जिस तरह से एक प्रकार से आप अपना उसको सहयोगी बना करके, अनुषंगी इकाई बना करके और हमला करा रहे थे, ये ठीक नहीं है। आप कीजिए ना, कि किसने मना किया? हम खुद भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, लेकिन क्या आप में हिम्मत है? आपने बचाने के लिए अपने लोगों को राज्यपाल तक बना दिया, जो डबल इंजन सरकार में थे, और बहुत सारे लोग हैं। एक बार खुलने तो दीजिए, बहुत सारी चीजें सामने आएगी। अभी तो सिर्फ ये सत्ता से दूर जा रहे हैं, पूरी तरह दूर चले जाएंगे। जिस तरह की हरकत राजेश जी जो बात कर रहे हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि आप ऐसे बुला करके अगर पूछताछ में कोई सहयोग कर रहा हो तो आपको गिरफ्तारी की क्या आवश्यकता पड़ी? सिर्फ आप मैसेज देना चाहते थे ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए आपने ये काम किया। जनता ने उसका जवाब दे दिया है। आप कह रहे हैं कि राजनेता पे दाग लगता रहा है, शुरू से लगता रहा है, आपने भी इस्तेमाल किया, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यही है ना बात? नहीं, तो आलमगीर आलम जी से आप इस्तीफा क्यों नहीं लेते? देखिए, मुझे लगता है कि
अभी थोड़ा और दिन लगेगा, एक आध सप्ताह 15 दिन में आप लोग भी मुक्त हो जाएंगे। राजेश जी जो है वो अपनी चीजों को साफ मतलब वो धोने में बहुत माहिर है, वो इस बात का रहेगा, मुख्य मुद्दा पे बात नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं ज्यादा। मेरा सवाल यही था कि उनका विधायक दल का नेता ही जेल में है, अब विधायक दल की अगर बैठक की आवश्यकता होगी तो क्या जेल में होगी बैठक? भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेगी। ठीक है राजेश जी, क्या लगता है आपको कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहा, पूरे पिछले 3 महीने से वही दौर चल रहा है, अब क्या मंथन का भी दौर है? आप लोग को लगता है कि और बेहतर आप कर सकते थे, झारखंड में नहीं कर सके? मंथन करें, प्रधानमंत्री जी को कहिए मंथन करें। हम क्यों मंथन करें? हम तो जानते हैं, तो दावे कर रहे थे सरकार बनाएंगे। नहीं, सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, इस पर मंथन नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल बेहतर परफॉर्म किया है, उस पर भी मंथन करेंगे। अभी जो बेहतर परफॉर्म किया है उस पर भी मंथन करेंगे हम लोग, और जहां कमी रह गई उस पर भी मंथन करेंगे। मंथन चिंतन चलता रहेगा। ये कोई अहंकार वाली पार्टी नहीं है और मोदी के भरोसे वाली पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं और जनता के भरोसे वाली पार्टी है। जनता भरोसा करती है, कार्यकर्ता पर भरोसा करती है पार्टी। तब हम यहाँ एक बार ये जो रुझान इस बार दिख रहा है राजेश जी, क्या झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में आएंगे क्या? देखिए, बड़ा छोटा आप लोग कब तक ये सब करते रहिएगा? ये सब करने की जरूरत नहीं है। बिहार में बड़ा बोलते बोलते छोटा हो गए फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इसलिए ये सब वहां चलाइए। हम लोग तो भाई, जब भाई हो गया तो छोटा क्या और बड़ा क्या, भाई भाई है। नहीं, खींचतान तो चलता रहता है। नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने कहीं परिवार में हमेशा खींचतान होता है। आपने कहीं देखा हो तो बताइए, कहाँ खींचतान थी? कहीं कोई खींचतान नहीं थी। लोग कह रहे थे गठबंधन नहीं होगा, पता नहीं विधानसभा के समय से कह रहे थे। सरकार भी 4.5 साल चल गई और शानदार तरीके से चली। कहीं कोई खटपट की बात आई हो तो बताइए। कि 2024 का ये टेलर है, विधानसभा चुनाव के पहले का झांकी वाकी है ये? बिल्कुल झांकी है, और देखने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ क्या होता है। और जिस तरह से हमने पिछली बार सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से इस बार बनाएंगे। नहीं, मेरा भूमिका कहने का मतलब ये था बड़े भाई छोटे भाई में, उसको अदरवाइज आप मत लीजिए कि हम किसकी भाषा बोल रहे हैं जो लगातार आप इशारा कर रहे हैं। मेरा शीतल मुद्दा है कि झामुमो और कांग्रेस में बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा में इस बार कौन रहेगा? हम लोग, क्योंकि इस बार बेहतर आप परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग भाई भाई हैं, बार बार उस बात की चिंता मत कीजिए। भाई भाई हो गया तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बड़ा भाई बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, और हम लोग बड़ा भाई और छोटा भाई बनने की बात नहीं करते हैं। हम लोग भाई को भाई रहने देना चाहते हैं। नहीं तो राजेश ठाकुर जी इशारा कर दिए हैं कि बड़ा भाई हमेशा त्याग करता रहा है, और वो त्याग हो सकता है विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। राजेश ठाकुर जी से साथ अभी हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। फिलहाल आप स्टूडियो में जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनसे चर्चा बढ़ाइए। कुछ अगर वैसा लगेगा कि राजेश जी ठाकुर जी के लिए कोई सवाल आ रहा है तो हम फिर इनको कनेक्ट करेंगे। फिलहाल इनके बाररूम में लगातार नजर पर ये लगाए हुए कि किस तरीके से कौन सी पार्टियां कहां बेहतर कर रही है और झारखंड में किस सीट पर ये आगे चल रहे हैं, और पीछे लगातार इनके वॉर रूम में इस पर मंथन भी चल रहा है, और थोड़ी देर में वो मंथन का सिलसिला भी शुरू होगा। जी चलिए, धन्यवाद दिवाकर जी। राजेश जी अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, वो सवाल को घुमाना जानते हैं, मुद्दा को भटकाना जानते हैं। हमारे एक भी सवाल का वो टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन अनुज जी, एक मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है कि जब ये आलमगीर आलम जेल गए तो मुख्यमंत्री कहा जाता है कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि उनका इस्तीफा हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो इजाजत नहीं दी। तो क्या लगता है कि इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं हुआ, या इसका जवाब भी जनता ने आपको ही कसूरवार समझा? कहीं ना कहीं ये मिसिंग रहा कि नहीं? देखिए अमन जी, झारखंड की जनता और देश की जनता अब समझदार है। देश की जनता ने यह भी देखा कि किस प्रकार से वैसे लोग जो वॉशिंग मशीन में जाते ही साफ हो गए, अजीत पवार, शुवेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, बाबा सिद्दीकी, तमाम लंबी फेहरिस्त है। आखिर 70,000 करोड़ का घोटाला, हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में खुद नरेंद्र मोदी जी ने बुकलेट जारी करने का काम किया। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सारी चीजें इनकी साफ हो गई? एक छगन भुजबल के मामले में तो ईडी ने केस वापस लेने का काम किया कोर्ट में जाकर के। 2018 में केस रजिस्टर होता है और 22 में 21 में उसको वापस ले लिया जाता है। तो ये भी जनता समझ रही है। अब जनता ने ये सब चीजों को देख करके वोट दिया है अमन जी। जनता ने देखा है कि किसने जेल स्वीकार किया। देश की आजादी के नायक
चाहे वो बिरसा मुंडा हो चाहे भगत सिंह हो, सभी ने जेल स्वीकार किया था लेकिन समझौता स्वीकार नहीं किया। आप भी इस चीज को मानते हैं कि आलमगीर आलम जो है वो इस देश के सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको जेल भेज दिया? मैं तो ये मानता हूं, मैं तो अमन जी ये मानता हूं कि कम से कम वैसे लोग शुभेंदु अधिकारी नहीं बने, हेमंता विश्व शर्मा नहीं बने, अजित पवार नहीं बने, छगन भुजबल नहीं बने, नारायण राणे नहीं बने। आखिर इनकी इतनी लंबी फेरिस्त है। आपको कभी मौका मिले महाराष्ट्र पर चर्चा करने की, कभी मौका मिले दूसरे दलों की बंगाल पर चर्चा करने की, तो जरूर वहां के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन पर भी बात कीजिए। ये जवाब दे कि आप भ्रष्टाचार को आप कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से भ्रष्टाचार खत्म अगर हो जाता। पार्टी और झामुमो को लेके नहीं है मेरा सवाल, इस बात को लेके है, मेरी आपत्ति इस बात को लेके है कि कोई व्यक्ति जो है इसलिए ईमानदार नहीं कहा जा सकता है कि मैं भ्रष्ट हूं। मैं भ्रष्ट हूं तो क्या आपको भी इजाजत दी मिलता है कि चर्चा होगी? देखिए जनता समझ गई ना, आज देश की जनता जिस तरीके से उन्होंने जनादेश देने का काम किया है, देश की जनता ने को ये बताया गया कि जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो साफ हो जाएगा, तो जनता ने बीजेपी को ही साफ करने का काम किया। आप देखिए कि अभी दुमका की बात आप कर रहे थे, पर शिबू सोरेन जी, देखिए शिबू सोरेन जी झारखंड के वैसे नेता हैं जो चाहे हारे या जीते उनके कद में, राजनीतिक कद में कोई कमी नहीं होगी, ये मानने की जरूरत है। पूरा देश दुनिया मानती है और इसी का नतीजा है कि वहां से जीते हुए सांसद सुनील सोरेन का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा और एक परिवार से लेकर के टिकट देने का काम किया और वो भी हारने की ओर अग्रसर तो आगे चले, आगे हारने की ओर अग्रसर है। राजेश ठाकुर भी वही कह रहे थे, अनुज जी भी वही कह रहे हैं। अब मनोज जी के पास जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या झारखंड में जो सत्ताधारी दल है वो भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा नहीं समझती, भ्रष्टाचार को मतलब कोई खराब चीज नहीं समझती? देखिए इसमें तो पक्ष विपक्ष जो है वो राजनीतिक दल जो वो तो अपने अपने सहूलियत से बातें करते हैं, वो मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के जो चीजें आई, जो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है वो सबको एक पैमाने पर देखना चाहिए और कहीं ना कहीं से ये चीजें जो हैं वो लोगों के बीच में ये गई हैं कि भ्रष्टाचारी अगर एक दल में है तो वो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से होता है और जो कई नाम भी सामने आए तो ऐसे लोग तो एक लोगों के बीच में ये मैसेज जरूर है कि कोई भी व्यक्ति है अगर कुछ भी करके वो कहीं अगर वो समायोजित कर लेता है खुद को तो वो जो है वो बच निकलता है। जो लोगों के नाम भी पब्लिक डोमेन में सामने आए। तो राजनीति में क्या है कि सत्ता के लिए तो ये इनके प्रकार जो है वो समझौते होते हैं। उन समझौतों में कहीं ना कहीं से सूचिता का पालन जो है वो होना चाहिए और राजनीति में सूचिता का पालन कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सूचिता का पालन करना चाहिए। अगर हम कहते हैं स्वच्छता की बात, तो स्वच्छता जो है वो सबसे पहले जो है वो अपने घर से ही आरंभ करना चाहिए। और कई ऐसे उदाहरण जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उदाहरण देते हैं। जैसे इन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया, अजित पवार का नाम लिया, हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। तो ये जो है वो ये बातें कहीं ना कहीं से ये चीजें लोगों के बीच में गई हैं कि आखिर भ्रष्टाचार, यही तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपको लग रहा है या आप सवाल उठा रहे हैं कि फला आदमी भ्रष्ट था, वो फला पार्टी के साथ गया और वो अच्छा हो गया, इस नाम पे आप अपने भ्रष्ट नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो ये कहीं से एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? नहीं, देखिए मतलब मैं अगर भ्रष्टाचार अगर हुआ है उसके सबूत हैं अगर, तो मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव है, जो भी भ्रष्टाचार करके कोई बच नहीं सकता। और भ्रष्टाचार सबूत इकट्ठा करना केंद्रीय एजेंसियों का काम है और फैसला सुनाना जो है वो न्यायालय का काम है। उस पे जो है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, उस तरीके से उसको देखना चाहिए, न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों ने अगर कार्रवाई की है तो वो सबूत देंगे, उनका इंट्रोगेशन होगा, वो चल भी रहा है। या तो अगर झारखंड की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन से लेकर के आलमगीर आलम और भी कई सारे अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के ये जो है वो इन पे आरोप लगे हैं, इनसे संबंधित मामले जो हैं वो न्यायालय में चल रहे हैं। अगर राज्य से बाहर की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो एक्शन चल रहे हैं सेंट्रल एजेंसियों के। देर सवेर उस पर जो है वो न्यायालय का निर्णय आएगा। न्यायालय का निर्णय जो है वो सर्वमान्य जो है वो उसको माना जाना चाहिए। बाकी जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से सारे दल जो है वो एक दूसरे पे लगाते हैं। तो ये एक लंबी बहस का विषय है, लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन अपने घर से स्वच्छता आरंभ करना चाहिए, ये मेरा मानना है।
मनोज जी तो इस पे बहुत ज्यादा मुझे लगता है बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो पहले ही खारिज कर चुके हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे। कहाँ खारिज कर चुके? भ्रष्टाचार तो मुद्दा होना ही चाहिए, मुद्दा है भी, मुद्दा रहेगा भी, लेकिन केवल विरोधियों के लिए है। भानु प्रताप शाही जी कई करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत जी से ज्यादा पैसा पकड़ाया उनके पास। भाजपा में गए, नरेंद्र मोदी साबुन से धुलाए, साफ हो गए। शशि भूषण मेहता बाकी के जो विधायक हैं, जब वो जेएमएम में हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के गाली देते थे, बलात्कारी है, मर्डर है। जैसे ही वो जेएमएम में गए, जेएमएम से भारतीय जनता पार्टी में गए, स्वच्छ हो गए। देखिए विधायक है, मनोज जी पलामू पे ज्यादा फोकस किए हुए नहीं, जो समीकरण है पूरा देश में आप देख लीजिए। आपके नेता खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे जमानत पे, सब तमाम नेता हैं आपके जो बड़े नेता। अरे मैं तो कह रहा हूँ, तो इसलिए जब भ्रष्टाचार सभी के लिए है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं लोग, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर जाते हैं तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। झारखंड में 1-2 नमूना है, सैकड़ों नमूने मैं आपको बता दूंगा। तो यही अंतर है, पैमाना एक होना चाहिए। प्रदीप जी ने ठीक कहा, भ्रष्टाचार का एक पैमाना सब पर एक समान लागू होना चाहिए ना। आरजेडी है तो दूसरा, जेएमएम है तो दूसरा, कांग्रेस है तो दूसरा, और भारतीय जनता पार्टी का है तो नथिंग, समाप्त, कोई भ्रष्टाचार नहीं। तो ऐसा थोड़ी चलता नहीं, मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद जो है वो इस पे बहस शुरू होगी और लोग इस चीज को समझेंगे कि आप बहुत सारी चीजों को, मतलब पब्लिक जो है वो, पब्लिक जिन चीजों को जानती समझती है वो अपने हिसाब से निर्णय लेती है। और जनादेश जो है, जनादेश सर्वोपरि होता है। जनादेश के हिसाब से सभी दलों को मंथन करना चाहिए कि हम किशोर जा रहे हैं, हम किशोर ले जाना चाहते हैं। समाज अपने पैमाने में सबको तौलता है और ये वोट जो है वो एक पैमाना है, तो उसके हिसाब से सब लोगों को इन चीजों को देखना चाहिए कि वो समाज को आखिरकार किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है और हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र जो है वो इसी के दम पर हैं। सही, और क्योंकि नए वोटर हैं वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से हम लगातार, आपने नए वोटर की बात कही, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो छात्र हैं, युवा हैं, उनसे जुड़ा रहता हूं, तो उनसे भी ये बातें सामने कई बार आती हैं कि उसके घर में इसलिए रेड पड़ी क्योंकि वो भाजपा में नहीं गया, उसके घर में इसलिए ये, अगर वो बीजेपी में फलना नेता चला जाता, ये आम चर्चा हो चुकी है आज के डेट में मन जी, कि अगर वो भाजपा में चल जाते तो जेल नहीं जाते। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चैनल से, आपके डीडी न्यूज से बोल कर निकल गए कि हेमंत सोरेन जी पर आर्थिक आरोप है। कोई आर्थिक आरोप नहीं है हेमंत सोरेन जी पर। उन पर एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है, कहीं कोई आर्थिक आरोप नहीं है। मैं आपके वो तो ईडी ने, आर्थिक कहाँ है? नहीं, जमीन वाला जो जमीन अलग विषय, जमीन वैसी जमीन जिसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, किसी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है। आखिर क्यों फिर वो नहीं, आखिर हेमंत सोरेन का नाम क्यों आया? तनुज खत्री, मनोज कुमार, अमन कुमार का नाम बिल्कुल क्यों आया ना? बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ रिश्ता इससे होगा। मुख्यमंत्री से आज झारखंड भाजपा के पास कोई नेता नहीं था हेमंत सोरेन जी से जो राजनीतिक रूप से टक्कर ले पाए, और आज जेल में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जेल में भेजा। उस जेल में भेजने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं वो उन्हीं से परेशान है। वो व्यक्ति जेल में है लंबे समय से, फिर भी उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि ये जेल में इनसे कौन मिलने जा रहा है, क्यों मिलने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री मिलते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से मिलते हैं, तो उनमें उनको परेशानी होती है। इससे यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। आज कहां चुनाव था? आज झारखंड में जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी वर्सेस हेमंत सोरेन था। इसका जवाब आपको देखने को मिल रहा है। और दुमका की जो बात कर रहे थे आप ही के चैनल पर दिख रहा है कि उससे आगे निकल चुका है झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से और रुझान छन करके आते जाएंगे और नतीजे में तब्दील होंगे, आप देखिएगा। लेकिन आपके पार्टी की कथित लहर थी 2019, जब इमोशनल लहर थी। मैं कई चीजें आपके चैनल पर नहीं बोलता हूं, तो उसमें आपके विधायक भी वही मैं बता रहा हूं, मुझे ये समझ में मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि लोबिन हम हेम्ब्रम कोई नया बच्चा तो है नहीं, बहुत घुटे हुए नेता, मतलब बड़े नेता। और लोबिन हेम्ब्रम जी के प्रश्न का ही जो उनका नाम लिया उस पर ही जवाब दे रहा हूं कि 2 बार से वहां से सांसद विजय हांसदा 2014 का चुनाव जीतते हैं, 2019 का चुनाव जीतते हैं। दोनों तथाकथित लहर थी भारतीय जनता पार्टी के अनुसार और मीडिया के अनुसार।
और जिस समय से रुझान आना चालू हुआ है अमन जी, लगातार विजय हांसदा आगे हैं। अगर जनता को अगर ये महसूस होता कि वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी है, राजमहल के अंदर में विजय हांसदा जी का काम अच्छा नहीं है, तो लोबिन हेम्ब्रम को तो ज्यादा वोट लाना चाहिए था। लेकिन विजय हांसदा दोनों प्रत्याशी होने के बावजूद भी भारतीय जनता, मैं तो खुले तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्लांट करती है ऐसे लोगों को कि वो चुनाव लड़े और हराएं, लेकिन फिर भी नहीं हरा पा रहे हैं। वहां से एक युवा सांसद तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहा है। मनोज जी, आप तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि चलिए जो मॉडल हारेगी तो प्रसन्न कैसे तो स्वाभाविक है। जो मॉडल आप लोगों ने दिया, आरजेडी ने दिया कि कोई घोटाला ही नहीं है, उसी तर्ज पे घोटाला नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूं। जैसे बिहार के समय के बारे में कोई कह देखिए, जब मामला सब जुडिस होता है, नहीं, जैसे लालू जी ने कहा था ना कि चारा घोटाला, कोई घोटाला ही नहीं है। कुछ पकड़ा, 1 रुपया मिला उनके यहाँ? गोबर में रेड हुआ, आपका सब्जी बागान में जाके लोग कोड़ कोड़ के पैसा खोजा, 1 रुपया भी मिला? कहीं प्रमाणित हुआ? बस दोष इतना ही था कि वो बस मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री के उनके जिम्मे था, सिग्नेचर उन्होंने कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी कहीं पाया गया? लेकिन प्रदीप जी, अब इनका कहना है कि भाई चारा घोटाला कोई घोटाला नहीं था, उसी लाइन हम तो बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ, कि भाई कोई घोटाला नहीं है। आखिर ये जो साहिबगंज का पहाड़ जो है वो कहाँ गायब हो गया? जब खटाल डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई? केवल थोड़ा देखिए, नहीं, साहिबगंज का पहाड़ एक दिन में खत्म नहीं हुआ है। आप इस चीज को देखें, साहिबगंज का पहाड़ कोई ऐसा नहीं है कि आज वो खत्म हो गया है। और जब ये चर्चा सामने आई थी तो मैंने उस समय जो साहिबगंज में एसपी के तौर पे तैनात थे, हमने उनका एक ट्वीट देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से पत्थर कारोबारी, वो 1980 के लगभग वहाँ तैनात हुए थे और जाते के साथ उन पे प्रेशर पड़ा और वो वहाँ से हटा दिए गए, चूँकि उन्होंने पत्थर कारोबारियों पे नकेल कसा था। और वो आज एक दिन का नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि किन्हीं कारणों से, अब उन कारणों में जाना जो है वो मेरा, चूंकि वो काम नहीं है, वो जगह अगर बदलेगा तो मैं उस तरीके से बोल सकता हूँ। लेकिन ये एक दिन का ये जो है वो प्रकरण नहीं है। आप देखेंगे कि पूर्व की सरकारों में भी जो डीएमओज तैनात रहे, उनसे ईडी ने बुला करके पूछताछ की है। तो ये जो लगातार प्रक्रिया आप देखेंगे, आप अगर झारखंड से हट करके अगर आप बगल में बंगाल में जाकर के देखें, तो जो ताकतें जो होती हैं, जो इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, इन चीज़ों पे नियंत्रण करती है, वो ताकतें बहुत चतुर होती हैं। वो लगातार पॉलिटिकल फोर्सेज जो पावर में होते हैं उनके साथ वो जुड़ती चली जाती हैं। तो इस पे राजनीतिक दलों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और ये वहाँ का जो अवैध खनन है, ये इस लिहाज से भी चिंताजनक है कि इसके कारण जो है वो इस प्रदेश में इतना राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। और उससे अधिक चिंताजनक है कि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। अभी एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूंगा कि जिस प्रकार से साहिबगंज में पत्थर का अवैध खनन हुआ है, अगर कभी जो है वो बहुत गंभीरता से अगर पूरे स्टेट का अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पे जो है ना ऐसे ऐसे पहाड़ गायब कर दिए गए हैं। मतलब मतलब आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं। आज जो है वो 50 के लगभग टेम्परेचर जा रहा है। मानव जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। पशु हाथी, जंगली हाथी जो है वो शहर में आकर के घूम जाते हैं। बंदर जो है वो पानी नहीं मिलता, वो कुएं में कूद करके वो सारे लोग मर जा रहे हैं। तो ये जब संकट आएगा तो ये सिर्फ जो है वो मतलब अगर हम धरती का इस प्रकार से शोषण करेंगे तो जब संकट आएगा तो फिर मानव कहाँ जाएगा। और जब मानव जो है वो हमारे लायक, जब ये धरती जीने के लायक नहीं रहेगी तो फिर बाकी धन संपदा लेकर के आप क्या कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आज जब डेवलपमेंट के वर्क होते हैं, कई सारे जो है वो कार्य होते हैं, तो उसमें कंपेंसेशन करने का प्रावधान है कि आप जितना वन काटते हैं उसका जो है वो कंपेंसेट करेंगे। नहीं होता। तो ये राजनीतिक नेतृत्व को देखना चाहिए कि ये उनकी जवाबदेही है कि अगर उस तरीके से काम आवंटित किया जा रहा है तो वो कराएं। और ये नई पीढ़ी इन चीज़ों को देखती है। आज बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज जो है वो वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। तो इसकी वजह यही है कि हम जो गंभीर चीज़ें हैं, अब आप बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे नई पीढ़ी जो है वो उठ चुकी है। वो लोगों को बहुत अपने कैंडिडेट को
और इस बार तो जो हमने देखा कि नए लड़कों से जब हमने बातचीत की तो वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था, एक नई पीढ़ी आ रही है, वो सारी चीज़ों पर जो है वो देखती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ ये इश्यूज भी बनते हैं, अपने यहाँ ये इश्यूज नहीं बनता, लेकिन झारखंड के लिए तो ये इशू है कि अगर हमारे पूरे के पूरे पहाड़ कट जा रहे हैं, पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, दिन रात जो है वो आप कहीं भी, आप शहर से थोड़ा सा बाहर निकले तो वैध तरीके से, अवैध तरीके से माइनर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, उसका शोषण हो रहा है। दोहन आप कर सकते हैं, बट शोषण अगर आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत लंबे कालखंड में जो है वो जो प्रभावी लोग हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि हम जो है वो नोच लें, धरती को नोच लें और उससे मुनाफा कमा लें, ये उनकी करतूत है कि आज जो है वो पूरा वो जो इलाका है, दामिने कोह का जो इलाका है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अन्य क्षेत्रों की भी यही स्थिति है लगभग। क्यों, देखिए पहले एक चर्चा होती थी कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य, वो देश में चुनावी मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन पिछले 10 साल 15 साल में देखा कि हेल्थ भी एक बड़ा इशू था कि भाई हम सबका स्वास्थ्य ठीक करेंगे, कई अभियान चलाए गए, कई नई योजनाएं आई, तो मतलब हेल्थ पोषण ये सब जो है वो चुनावी मुद्दा बन गया। लेकिन अभी भी इतना मजबूत लोकतंत्र हमारा है, पर्यावरण जो है वो मुद्दा नहीं बन पाया है, ये बड़ा गंभीर मसला है। और क्योंकि आपकी पार्टी तो इसी पे चुनाव लड़ती है। मैं उसी पर आ रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे परे रखना चाहिए, इसलिए परे रखना चाहिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य ही रहा है, यूएसपी ही यही रही है, जल जंगल जमीन, जल का संरक्षण, जमीन का संरक्षण और जंगलों का संरक्षण। ये कैसे होगा, इसी से शुरुआत हुई है। तो आपने कही हेल्थ की बात, निश्चित रूप से हेल्थ के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही, लेकिन दूसरी तरफ कोविड आया तो क्या वैक्सीन लगवा दी गई, आज नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। वो अलग मसला ये है कि देश में पहली बार सोचा गया, देश में पहली बार सोचा गया कि 5 लाख तक गरीबों को मुफ्त। और आप तनुज जी, क्योंकि आप और हम जो है वो चीज को नहीं अनुभव कर सकते, जो गाय बेच के, बैल बेच के जो लोग इलाज करवाते थे उनको तो राहत भी नहीं है। उसी अनुसार इस बार कांग्रेस ने उसको और बोला कि हम 25 लाख देंगे। कहने का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में हेल्थ जो है एक इशू बन के आया। आप कह रहे हैं जल जंगल जमीन, ये मुझे तो, मैं जितना दिनों से जान रहा हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हो सकता है कि ये मुद्दा रहा होगा, लेकिन अभी तत्काल वो उस मुद्दे से जो है थोड़ा पार्टी जो है ना वो दूसरे मुद्दों पे अब जा रही है। पार्टी जल जंगल जमीन सिर्फ कहने की बात नहीं, मुझे लगता है बात नहीं है। कौन आपका नेता, आप बताइए, एक नेता बताइए जो जल संरक्षण और जंगल संरक्षण के लिए काम कर रहा है। आपका पार्टी की प्राइम आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। आइडियोलॉजी मैं अमन कुमार नाम रख लूंगा अपना। सवाल आ गया अमन जी, आपका सवाल आ गया। एक ही सवाल को कितना बार पूछेगा, लेकिन इससे समझने की जरूरत है कि क्यों नहीं जंगल को बचाने की बात हो। आज हसदेव का जंगल की स्थिति क्या है, सरकार बदली और हसदेव का जंगल को खत्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। किसने किया? सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहां सीएनटी एसपीटी एक्ट के माध्यम से आदरणीय आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति है, उन्होंने रोकने का काम किया। उनके पास जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग गए, हस्तक्षेप किया, भारतीय जनता पार्टी तो डुबाने में लगी हुई थी। तो हम कैसे नहीं जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं? हम जमीन को पूंजीपतियों से रोकने की अगर कवायद की बात करते हैं तब झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे आती है। जंगलों को नहीं काटने की बात करते हैं तब झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे आती है। अच्छी बात। हम ब्रेकिंग ले लेते हैं कि आखिर अभी क्या अपडेट चल रहा है, रुझान क्या है अभी। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चंद्रप्रकाश चौधरी 50,451 मतों से आगे चल रहे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मथुरा महतो और जयराम महतो से 50,000 से ज्यादा वोटों से। तो वही हजारीबाग से मनीष जायसवाल 89,890 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये उनके वहां पे लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। और अब अगली सीट की हम बात करते हैं। पलामू से विष्णु दयाल राम, बीडी राम जो हैं वो 1.5 लाख से वोटों से आगे चल रहे हैं। 1.5 लाख वोटों से ज्यादा मतों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे
सिंहभूम जोआ मांझी ने एक बहुत ही बढ़िया लीड ले लिया है। 78,646 मतों से वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गीता कोरा से आगे हैं। वहीं संजय सेठ भाजपा उम्मीदवार वो 98,520 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यशस्वी सहाय से आगे चल रहे हैं। ये जो प्रमुख सीट है और जो सीटिंग एमपी हैं, देखा जा रहा है कि उनके पक्ष में जनता का जनादेश आ रहा है। वहीं लोहरदगा सीट जो है वहां से लगातार सुखदेव भगत जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। 38,295 मतों से सुखदेव भगत बढ़त बनाए हुए हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी भाजपा उम्मीदवार वो 77,626 मतों से आगे चल रही हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद सिंह से वो 77,626 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं खूंटी से जो हम अर्जुन मुंडा की बात कर रहे थे, खूंटी से कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 89,407 मतों से वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आगे चल रहे हैं। कालीचरण सिंह चतरा से भाजपा उम्मीदवार हैं, वो 43,902 मतों से लगातार आगे चल रहे हैं। कालीचरण एक भी जो राउंड में वो पीछे नहीं हुए हैं, वो लगातार जो है वो आगे चल रहे हैं। निशिकांत दुबे भाजपा प्रत्याशी गोड्डा से हैं, वो जो है अब 8,231 मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदीप यादव वहां पे दूसरे नंबर पे हैं। वहीं दुमका से नलिन सोरेन वो आगे हो गए। 9,046 मतों से वो भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन से आगे हो गए हैं। तो वहां पे एक उलटफेर आप देख सकते हैं कि सीता सोरेन लगातार आगे चल रही थी, अब पीछे हो गई हुई। राजमहल से विजय कुमार हांसदा 19,631 मतों से लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अभी जो है उनकी बढ़त जो है 19,631 मत है, वो लगातार लीड लिए हुए हैं। तो वही सबसे जो ज्यादा अभी भी सबसे ज्यादा मतों से विद्युत बरन महतो ही आगे हैं और उसके बाद पलामू से बीडी राम आगे हैं। वहीं अब संजय सेठ भी लगभग 1 लाख वोटों से जो है वो बढ़त बना चुके हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो 14 सीटें हैं, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे तस्वीर जो है वो अब साफ हो रही है। वो रुझान उसको नहीं मानिए, वो अब परिणाम में अब बदल जाएगा। लेकिन दुमका जैसा जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पे उलटफेर जो है वो हो रहा है। अब हम तनुज जी, ये तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई। मैंने तो ये खबर आपको पहले ही बता दी कि दुमका में हम आगे हो चुके हैं, और ना सिर्फ दुमका बल्कि सभी जगहों पर आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंततः जीत की ओर बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से राज्य की जनता ने जवाब देने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। जी प्रदीप जी, ये नलिन सोरेन आगे चल गए हैं, सीता सोरेन को लेके बहुत सारी बातें हुई, लगातार आगे भी चल रही थी, लेकिन लगता है नलिन सोरेन जैसे ही वो जेएमएम के जो परंपरागत गढ़ है उधर जैसे ही गिनती शुरू हुई, अब नलिन सोरेन ने बढ़त ले ली है। देखो आप इस इलेक्शन में आप नेशनली आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, दूसरे राज्यों का भी मैं देख रहा था कि जो राजनीतिक तौर पे आप अवसरवादी कह सकते हैं कि अवसरवादी लोगों को जो है वो इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं से उनके मतदाता जो हैं वो नकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में या अन्य कई राज्यों में भी हुआ है कि जो चुनाव के ऐन मौके पर जो इधर उधर जाते हैं, तो उस लिहाज से जो है वो दुमका का जो है वो महत्वपूर्ण है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चूंकि वो ट्रेडिशनल सीट रहा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक तरीके से वो प्रतिष्ठा का भी विषय है। और बहुत ज़्यादा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप ये देखेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो जमीन पर जो स्ट्रैटेजी जिस प्रकार से तैयार हुई और जिस प्रकार से मेहनत, बहुत एक वैक्यूम की स्थिति हो गई थी। शिबू सोरेन जो है वो पार्टी के अध्यक्ष, वो अस्वस्थ हैं, वो चुनाव प्रचार वगैरह नहीं कर सकते, काफ़ी जो है वो उम्र जनित बीमारियों के शिकार हैं, तो उनको नहीं ले जाया जा सकता था। हेमंत सोरेन जो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो जेल में थे। तो ऐसे समय में
आप देखिए कि एक नया फेस भी जो है वो झारखंड को मिला है। आप हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्होंने पूरा जो है वो कैंपेन एक तरीके से लिया है। और ये जो इलेक्शन था लोकसभा का चुनाव, और एक अभी वो बाई इलेक्शन भी लड़ रही हैं असेंबली का बाई इलेक्शन गांडे से, तो उनके लिए जो है वो एक लिटमस टेस्ट जो है वो बताया जा रहा था। तो वो जिस प्रकार से अभी रुझान आ रहे हैं और ये रुझान जो है वो आगे कायम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से एक उन पे भी एक मुहर जो है वो लग जाएगी। तो उस लिहाज से दुमका के कॉन्टेस्ट में आप देखें, और आप देखें कि आप जितने भी ट्राइबल रिजर्व सीट्स हैं वहाँ से बीजेपी जो है वो पिछड़ गई है। तो इस लिहाज से माने कि जो क्षेत्रीय दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके एलाई पार्टनर कांग्रेस, इन्होंने जो है वो अपने मैसेज को भीतर तक पहुंचाया है। यही कारण है कि ये जो रुझान है ये परिणाम में भी देर सबेर बदलते हुए जो है वो देखे जा सकते हैं। इस लिहाज से अब तो बीजेपी को ये मंथन करना चाहिए कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत का आंकड़ा जो है वो कमोबेश पहले से कम है, और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव, जो इस चर्चा की शुरुआत के क्रम में ही मैंने कहा कि उस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव में उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी जो है वो देखना चाहिए। तो अब ये परिणाम जो हैं जो अब स्पष्ट होते जाएंगे, चूंकि अब रुझान जो है वो 14वें 15वें चरण का आ रहा है, तो अब ये परिणाम में तब्दील होंगे। कहीं ना कहीं से ये इंडिया ब्लॉक का जो है वो राज्य में झारखंड के भीतर तो मनोबल बढ़ाने वाला है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो जो एग्जिट पोल हैं उसके अनुमान के विपरीत जो है वो इंडिया गठबंधन ने जो है वो प्रदर्शन किया है। अब इनकी व्याख्या होगी। परिणाम जो है और रुझान जो है वो बता रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई नहीं है, मतलब दोनों तरफ से अच्छी मतलब तैयारी थी। लेकिन पलामू, हम केवल आपसे पलामू के बारे में जानना चाहेंगे कि पलामू में जो शुरुआत में कहा गया कि बीडी राम को लेके थोड़ा वहाँ पे जो है थोड़ा विरोध है, ऐसी खबरें आई। कई उम्मीदवार थे वहाँ भाजपा में, वो चाहते थे, तो लगा कि आप लोगों के लिए अच्छी संभावना है। लेकिन अभी जो गिनती जितने वोटों की हो गई है और जितना लीड दिख रहा है, तो वो वहां मिसिंग मतलब कहा। मैं तो पहले ही कहा ये जनता की अदालत है और जनता सर्वमान्य है। जो मतदान किया, जो उन्होंने किया, वो तो मान्य है ना। जनता जिसको सेलेक्ट की वो मान्य है। गाली दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, अब किस वजह से उनको वोट मिला आपको तो बताया कि 2-3 विधानसभा में तो उनको भगाने का काम किया लोग वोटिंग के दिन, शायद आपको स्मरण होगा या आपके यहाँ चला भी होगा। लेकिन अब तो पिछले बार देखिए चतरा में सुनील सिंह को रोज गाली देते रहे लेकिन जीत गए, तो वो अलग मैटर है। अब हमारा वोट क्यों कम आया ये तो आकलन का विषय है, समीक्षा का विषय है। अब हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, क्या वजह रहा, मतलब विकल्प देने में आप लोग, मुझे लगा विकल्प देने में आप लोगों ने जो है वो हो सकता है। मैं आपके बातों को स्वीकार करता हूँ, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अब क्या कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं वोट कम मिलने के, जीतने के। अनुज जी, तनुज खत्री जी, जो 2-3 सीट जो है खासतौर पे जोवा मांझी को लेके बहुत स्थिति पहले लग रहा था कि गीता कोरा के खिलाफ वो मजबूत हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे संथाल और हो का एक डिस्प्यूट रहता था। तो इसलिए पहले दीपक बिरुआ से संपर्क किया गया। दीपक बिरुआ जो है वो उन्होंने असमर्थता जताई, तब जोवा मांझी जो संथाल कम्युनिटी से आती है उनको जो है मौका मिला और वो चुनाव मैदान में आई, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा था। एक ये नया इंडिकेशन भी झारखंड में कहा जाता है कि अगर मुंडा ट्राइब्स है तो उस इलाके में संथाल ट्राइब्स नहीं जीत सकता है, हो ट्राइब्स में उरांव नहीं जीत सकता। तो इसका ये ट्रेंड टूट रहा है मुझे लगता है। अमन जी, ये सारी बातें जो आपने कही ये आपकी भाषा नहीं है, आपकी बातें नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये सारी चीजें समाज के अंदर में, लोगों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा, भारतीय जनता क्योंकि मुझे अनुभव है इसलिए मैं शिबू सोरेन जो सबसे बड़े नेता है वो नहीं दे पाऊंगा, फिर तो भी बाकी अन्य चैनलों की तरह हो जाएगा।
तो मैं वही कह रहा हूं अमन जी कि ये सारी बातें ठीक चुनाव से पहले उनको संथाल में और हो में बांटने की कोशिश की गई। उनको कई बार ये अफवाहें उड़ाई गई कि वहां से किसी और को लड़ाया जा रहा था। अरे वो वहां की बेटी हैं, वहां की लोगों की आवाज है, लंबे समय से वहां से वो विधायक रही हैं, वो मंत्री रही हैं कई बार। तो और आज स्थिति स्पष्ट है कि जनता ने किसको चुनने का काम किया। सिंहभूम की जनता ने जिस दिन उनको टिकट मिला, ऐलान के साथ ये कह दिया कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने का काम करेंगे, और जोबा मांझी जी के तर्ज पर एक बहुत ही सीनियर प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देने का काम किया, इंडिया गठबंधन ने देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा टक्कर देने का काम किया और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। क्योंकि वो पहले से सिटिंग सीट थी इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की। वहां से आप लेकर के जाते हैं गीता कोड़ा को, आप कहते हैं लगातार कि मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी थे। यहां लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, देश के गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं, और फिर आप उनको लेकर के जाते हैं, और हाल देखिए क्या है, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं जोबा मांझी जी वहां से। तो जनता को आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मैं आपकी दूसरी चीजों पे मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ये बिरुआ साहब को ऑफर किया गया था, ये जानकारी मुझे भी है, और खुद ये बात बिरुआ साहब से भी आप पूछ सकते हैं निजी तौर पे। खैर उस पर कोई मसला नहीं है। हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, सीपी सिंह साहब, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर और भाजपा के स्टार। सीपी सिंह साहब, ये जो रुझान आए हैं उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, जो रुझान अभी आए हैं जी, तो आप पूरे झारखंड के संदर्भ में बात करें या पूरे भारत के? मैं पहले पूरे देश के बारे में, उसका तब हम झारखंड पे आएंगे। तो देखिए, देश के अंदर जो रुझान आए हैं अभी, उस रुझान के अनुसार एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार। जहां तक झारखंड का रुझान की बात कर रहे हैं, तो आशा के विपरीत है। इसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 14 का 14 सीट की बात कर रहे थे, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी 14 सीट आता हुआ नजर नहीं आता है, 10 सीट आता हुआ नजर आता है। वैसे अभी गिनती बहुत बाकी है, क्योंकि अभी रुझान की जब आप बात करते हैं, तो मैं विधानसभा में 6 बार से विधायक हूं, और मैंने देखा है कि हमारा जब बूथ खुलता है तो शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा से लीड करते हैं, लेकिन बीच के पोर्शन में जहां मुसलमान और क्रिश्चियन का वोट होता है, वहां हम या तो बराबर में रहते हैं या पीछे रह जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम जीतते हैं। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ है कि अभी आप नहीं कह सकते कि कितना पर कितना होगा, लेकिन एनडीए का रुझान तो स्पष्ट है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि जो आशा थी हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं उस आशा पर तुषारापात हुआ है, और इसके पीछे एक ही रीजन है कि ऐसा नैरेटिव सेट इंडी गठबंधन वालों ने किया कि लोग उसके झांसे में आ गए हैं। लेकिन नैरेटिव सेट करने का मास्टर तो भाजपा को माना जाता है। नहीं भाजपा नहीं, लेकिन आप मतलब आप एक बात सुन लीजिए ना। देखिए, यदि लुका छिपा कर आप बात कीजिएगा तो बात नहीं बनती है। आज के दिन मीडिया भी लुका छुपा के बात करती है, नेता भी बात करती है, और सीपी सिंह जो बोलता है स्पष्ट बोलता है। मीडिया कितना बात करे, पूरा बात सुन लीजिए ना। आप मीडिया से मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप तो दिखाते हैं यूपी में इतना ब्राह्मण, इतना भूमिहार, इतना राजपूत, इतना बैस, इतना लोधी। आप कभी मुसलमानों के बारे में दिखाया है क्या? कि इतना अंसारी है, इतना पैठान है, इतना पसमिंदा है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई हमें किनका वोट नहीं मिला, हम लोग इतना में अंदाजा लगा चुके हैं।
आप तो नैरेटिव इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा नैरेटिव सेट हुआ जो लोगों को तुरंत टच करता है कि संविधान खतरे में है, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका नुकसान हुआ है, कोई माने या ना माने। और देखिए, चुनाव बड़ा समीकरण का खेला है। मेरे जैसा व्यक्ति स्पष्ट बोलता है कि भाई मुसलमान मुझे वोट नहीं देता है, यानी भाजपा को नहीं देता है, क्रिश्चियन नहीं देता है। जहां एमवाई समीकरण है तो वहां आप समझ गए एमवाई समीकरण का क्या अर्थ होता है। देश में इतनी बड़ी आबादी अगर आपको वोट नहीं करी तो उसपे तो काम लगातार प्रधानमंत्री जी उनके विश्वास पे जीतने के लिए काम कर ही रहे। आप लोग को भी कुछ नहीं, आप वहां जा, अरे भैया जिसकी बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जान गला काट के दे दीजिएगा तो भी वो वोट नहीं देगा। मैं स्पष्ट हमारी मैंने सहमति नहीं, दूरदर्शन की सहमति नहीं, आपकी सहमति नहीं होगी, लेकिन जो सच्चाई है मैं अपना मानना है। मैं जो सच्चाई है वही प्रदीप जी, सीपी सिंह साहब बहुत दुखी लग रहे हैं। दुखी का बात नहीं है, जो मैं सच्चाई बोलता हूँ इसीलिए तो बदनाम, मैं सच्चाई बोलता हूँ इसीलिए बदनाम हूँ, हर जगह बदनाम। 14 सीट की बात कर रहे थे, इस 14 सीट की बात कर रहे थे, कम इनको दिख रहा है तो नहीं, मैं 10 की बात कर रहा हूँ ना। जी हम 4 पर भाई आपके सहमति रखते हैं, मतलब ऐसा जो ये बात कर रहे हैं। अरे भाई छुपी हुई बात है क्या? मतलब अब सीपी सिंह जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और मैंने तो पहले कहा कि जो राजनीतिक दल के लोग तो अपने हिसाब से बातें रखते हैं और हो सकता है कि चुनावी राजनीति के लिए वो चीज़ें जो है वो आवश्यक है, लेकिन उन्होंने बहुत साफगोई से जो है इस चीज़ को तो स्वीकारा है कि जो है वो एक सेटबैक तो है बीजेपी को। अब ये समीक्षा का विषय है, अगर स्टार्ट करके चले थे वो राष्ट्रीय स्तर पर 400 से और राज्य में 14 सीटों का लक्ष्य था, तो अगर उस लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत जो है वो मजबूत संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, चुनाव भी जो है वो बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। जाहिर तौर पे समीक्षा की शुरुआत जो है वो अब से हो गई होगी और समीक्षा करेंगे तो ये उन चीज़ों को देखेंगे कि किस स्तर पर जो है वो स्ट्रैटेजिक जो है वो चूक हुई है। यहाँ तो झारखंड में ये देखना होगा कि जो भी जनजातीय सुरक्षित सीटें थी वहाँ से जो इंडिया का जो अलायंस है वो अच्छा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो वहाँ पिछड़ रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो जिनके पास मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री, वो भी पिछड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों पे जो है वो उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है कि अगर 14 सीटों का लक्ष्य था और अभी जैसा कि रुझान आ रहा है उसमें ये पिछड़ रहे हैं 5 सीटों पर, और जो अन्य सीटें हैं वहाँ भी जीत हार का जो अंतर है वो इस बार देखेंगे, चूँकि ये आमने सामने का मुकाबला है, तीसरा कोण कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है लगभग सभी सीटों पर, तो ये भी अंतर जो है वो कम होगा और ये आमने सामने के मुकाबले में होता भी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी चूँकि बड़ा राजनीतिक दल है, इनके यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स हैं, तो वो अपने यहाँ समीक्षा करेंगे, उनको देखेंगे और बहुत मतलब जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए भी बहुत मतलब जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनके लिए थ्रेट तो है स्टेट में। अभी इलेक्शन आएगा विधानसभा में और आप देखें कि यूपी में जो है वो इतनी मेजोरिटी से सरकार बनी थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो अभी पार्लियामेंट के, तो ये पब्लिक का मूड है, चीज़ों को अपने एजेंडा को जो है वो निचले स्तर तक कौन किस तरीके से पहुंचाता है, कौन कितना समझा पाता है, ये है। आप पिछली बार भी देखें 12 सीटें भाजपा जीत करके आई थी 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में स्टेट में, लेकिन भाजपा जो है वो उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई विधानसभा के चुनाव में। तो ये विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अलग अलग मूड पे होता है, कई सारे जो है वो विषय रहते हैं, कई सारे एजेंडा रहते हैं। अब तो स्टेट में 4 महीने के बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। अब ये परिणाम जो है वो किस तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं या फिर कोई चमत्कार होता है, ये देखना चाहिए। अब ये राजनीतिक दल जो हैं वो इनकी चिंता करेंगे। सीपी सिंह साहब, एक जो सवाल बार बार आता है कि